नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल भारत का एक महान उत्सव था, रामनवमी। विशिष्ट इसलिए था क्योंकि 500 साल के बाद रामलला अपने जन्मस्थल पर विराजमान हुए और आने वाले कल में एक महापर्व की शुरुआत हो रही है, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, जो कि भारत का भविष्य तय करेगा। अगले 1000 सालों तक भारत क्या विकसित राष्ट्रों में शामिल होगा, पुराने गौरव को प्राप्त करेगा, जिसके कि वामपंथी बड़े मजाक उड़ाते हैं कि भारत एक झूठे विश्व गुरु वाली परंपरा पे चलता है। एक झूठा भारत का वो है ये मानना कि हम कभी स्मृत थे, कभी हम लोकतंत्र के प्रहरी थे, कभी हम सांस्कृतिक रूप से चैतन्य थे। और सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, अगर आप ऋषि मुनियों की परंपराएं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत जो है रिसर्च के उसमें भी सबसे आगे था। जब सभ्यताएं शुरू नहीं हुई थी या चंद कुछ सभ्यताएं थी जो कि आगे बढ़ रही थी, उनमें भारत भी एक था। इसलिए इससे पहले कि मैं अब अपनी बात को आगे रखूं, उसका विवरण दूं, आपसे मेरा पुनः एक अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करेगा और अपनी राय को जरूर कमेंट के रूप में रखिएगा। तो आपको पता ही है कि कल से चुनाव होने जा रहे हैं। पहले फेज का चुनाव कल होगा। ये चुनाव जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत की बढ़ती शक्ति को देख करके इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी इन्वॉल्व हो रखी हैं, जो भारत को पीछा देखना चाहती हैं, पीछा करना चाहते हैं, जो भारत को बढ़ना नहीं देना चाहती है। और इस बारे में मैं एक पहले एक वीडियो बना चुका हूं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत को एक केवल मोहरे के रूप में वो चाहती हैं, प्रयोग करना चाहती हैं। ये चाहते हैं कि बढ़े लेकिन उनके मोहरे के रूप में। तो जितने भी ये शक्तियां हैं, इनके यहाँ पर एजेंट हैं, चाहे वो जिनपिंग के हों या सीआईए के हों। सीआईए माने सोरोस हो गया, ये बिल फाउंडेशन हो गया, उसके पत्नी है, और रॉकफेलर, फोर्ड, ये सब टाइप की चीज़ें जो है जो भारत को प्रभावित करती हैं। और भारत को प्रभावित करना इसलिए वो चाहती हैं, सिर्फ भारत को नहीं, किसी भी देश को, ताकि सब उनकी कठपुतली बने रहें, उनके जो माल हैं, उनके उत्पाद हैं, उनको खरीदने का बाजार बना रहे हैं। तो पूरा विपक्ष इस समय बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ खड़ा है। और क्योंकि लोकतंत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में हर एक को कहने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से वो भ्रामक बातें फैला रहे हैं, चुनाव का परिणाम क्या होना ये लगभग सबको पता है। 400 पार का भले ही नारा हो, लेकिन 400 पार नहीं, 350 से 400 के बीच कहीं ना कहीं रहेगा। क्योंकि इस बार बहुत से ऐसे नए राज्य हैं जहां की बीजेपी एक्सप्लोर कर रही है। साउथ में आप तमिलनाडु में जाइएगा, आप केरल में जाइएगा, तेलंगाना तो पहले से ही है, आंध्रा में भी जो है टीडीपी के साथ इसकी उपस्थिति दिखाई देगी। और बंगाल ऐसा राज्य है जहां की बीजेपी को सबसे ज़्यादा सफलता मिलनी है, क्योंकि 7 फेजेस में चुनाव है। केंद्रीय फोर्सेस अभी से तैयार हैं। उन्होंने 2021 का चुनाव देखे थे, इसलिए वो अभी से पूरी तैयारी कर रहे हैं कि फियरलेस हों और फेयर हों। वो जो इन्होंने मारधार करी थी, जो हिंसा जो करी थी, वो दोबारा उसकी दोहराया न जाए। तो अभी से सारी फोर्सेस तैयार हैं। ऐसे उड़ीसा में भी जो है इस बार बढ़ेगा, बीजेपी का कद बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के 350 तो जो 2019 का जो आंकड़ा था वो तो बड़ी आसानी से पार हो जाएगा एनडीए का। 375 और ये इससे ऊपर जाएगा, भले ही 400 न जाए। अब विपक्ष में विशेषकर कांग्रेस के लिए ये अंतिम दांव है इस देश को लूटने का। ये आप उनके घोषणा पत्र से समझ सकते हैं। इस पर मैं बात में आऊँगा
लेकिन पहली बात जो मैं कर रहा हूं वो है ईवीएम की, क्योंकि जितने भी ये दल हैं जो विपक्ष वाले हैं वो ईवीएम नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि ईवीएम जो है फेयर रिजल्ट देगा, फेयर वोटिंग होगी, और जो जिसमें कि वो लगातार हारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह बीजेपी जीत रही हो, राज्यों के चुनाव में बीजेपी हारती है, कई राज्यों में हारी, कई जगह जीते। तो ये चीज़ें जो हो रही है, तो वो इसको लेकर के जो पूरा जो ये वो है गैंग जो है, जो जिसमें प्रशांत भूषण सरी के लोग हैं, जो पीआईएल एक्सपर्ट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को हटाने के लिए उन्होंने याचिका दायर कर रखी। लेकिन उसमें आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जो अभी तक संकेत मिले हैं, मैं ये नहीं कहता कि फैसला दे दिया है, लेकिन जो संकेत मिले हैं उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई इंटरफेयर जो है हो, मानवीय इंटरफेयर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरर इसमें होती है और सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे किया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बंगाल के चुनाव देखे, आप सब लोगों ने देखे होंगे, जो पंचायत के चुनाव थे। मैं 2021 की बात नहीं कर रहा हूँ, जब इन्होंने चुनाव के बाद हिंसा करी, लोगों को मारा, महिलाओं के साथ अनाचार किया। लेकिन जो पंचायत के जो चुनाव हुए वहाँ पे ठप्पा मारते हुए सबने देखा, और जो बैलेट बॉक्स लेकर के उठा करके भागते हुए और उसे तालाब में डालते हुए ये वीडियो सर्कुलेट है। और ये वीडियो जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी देखे हैं। हमें लगता है कि नहीं देखते होंगे, लेकिन वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उन्होंने उठाया, कदम नहीं उठाया, लेकिन उनको दिमाग में ये है कि ईवीएम सबसे ज़्यादा फेयर है। क्योंकि इससे पहले भी एक बार चुनाव आयोग कह चुका था कि ईवीएम जो है, अगर किसी को लगता है कि ईवीएम मैनिपुलेट किया जा सकता है तो आप आइए, सबको बुलाया उन्होंने कि आप आइए और करके दिखाइए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, तो उस समय तक अगर कोई नहीं आया देखने के लिए, भले ही आए, शरद पवार की पार्टी आई, सीपीएम आई, और ये जो भ्रष्टाचार में जो शिरोमणि है केजरीवाल, उनके उससे जो है सौरभ भारद्वाज आया था अपना पेचकस लेकर के कि मैं इसको हैक करता हूँ। मतलब बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें जो करना चाह रहे थे। तो एनीवे, तो इनका अंतिम वो यही है कि किसी भी तरह बूथ कब्जा करने का हमें मौका मिले, जिसमें ये एक्सपर्ट हैं। बंगाल में आप देख सकते हैं, अगर ईवीएम ना हो तो वहाँ किसी को भी नहीं मिलेगा वोट, ये आप निश्चित मानेगा। या आरजेडी, बिहार में आप देखिएगा आरजेडी के बाहुबली, और यूपी में देख लीजिएगा, आपने तो देखे होगा अतीक अहमद और वो अंसारी, जो जितने भी ये बाहुबली थे, सब समाजवादी पार्टी के साथ थे। मतलब जिसका पलड़ा भारी था, बीजेपी को छोड़ कर कभी समाजवादी, कभी बसपा। तो ये इनको विश्वास है अपने उस पर। और कांग्रेस ने तो हमेशा राज ही इस बात पर किया, एक तो लोगों को झूठ बोल करके कि स्वतंत्रता हमने दिलाई, कांग्रेस के आंदोलन से भारत स्वतंत्र हुआ। तो अब ये पूरा ये लेकर के ये चाह रहे किसी भी तरह से जो है वही पैटर्न लौट जाए और हम उसी पैटर्न से सत्ता में कैप्चरिंग करें, लोगों को डराए धमकाए, बाहुबली का प्रयोग करें, जो इनके पास कम नहीं है। अब मैं आपके पास आता हूं कि कांग्रेस ने अंतिम दांव लगा दिया है इस देश को लूटने का, कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और बात भी सही है, अगर इस बार कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है तो दोबारा मौका मिलने से रहा। एटलीस्ट कांग्रेस जो है, जो आज प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक किनारा हो जाएगी। हालांकि उसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेवार है, वो है राहुल गांधी। तो कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, जो न्याय पत्र कह रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा देश को लूटने का जो है खाका बनाया हुआ है। किस तरह से हम जो है, जो आज ये सरकार फ्रेजल 5 से जो है ये इकोनॉमी हमारा देश चले गया था 2004 से पहले, 2014 से पहले, और आज टॉप 5 में आ गई और आगे टॉप 3, 2, 1 में जरूर जाएगी। अब इनकी लार वही टपक रही है कि जो इस 10 साल में इस सरकार ने कमाया है, जो भी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए जो किया, उसको कैसे लूटा जाए। तो इन्होंने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी या मनी, ये जो है कि जो कम्युनिस्ट कहते थे पहले कि सबकी संपत्ति लूटो और सब में बराबर बांटो, मेहनत कोई करे लेकिन फोकट का इनको चाहिए। अब इनका क्या है,
ये क्या चाहते हैं कि जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी मध्यम वर्ग है, क्योंकि आज जो है विपक्ष के सामने सबसे बड़ा दुश्मन है मध्यम वर्ग, क्योंकि मध्यम वर्ग एक पढ़ा लिखा वर्ग होता है, वो इनको जानता है, वो इनको वोट नहीं देता। बहुत बड़ा एक मध्यम वर्ग है जो विपक्ष को वोट नहीं देता, वो प्रगति के साथ है, वो उन्नति के साथ है, वो आर्थिक विकास के साथ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है। तो वो इन सबको मारना चाहते हैं, इनसे लूट करके और बांटना चाहते हैं। अब आप ये मत समझिए कि ये बांटना, कांग्रेस जो है बांटना क्या जनता बांटेगी, नहीं, लूट लेगी। और कांग्रेस को अच्छी तरह पता है कि केवल 100 पैसे में से 15 पैसे जनता को जाएंगे और 85 पैसे हम लेंगे। यानी सारी संपत्ति देश की इकट्ठी करके 85% लूट करके और उसके बाद 5 साल बाद भाग जाएंगे। ये आप निश्चित रूप से माने, अगर ये जीते तो, क्योंकि उन 5 सालों में पता चल जाएगा, अगर दुर्भाग्य से अगर ये सत्ता में आते हैं, कि ये किस तरह लूट खसोट मचाएंगे। तो उनको भी पता है कि अगर हमें ये 5 साल मिल गए तो हमें कमाई के लिए यही बहुत ज़्यादा है। आप दूसरी तरफ मोदी जी का वो देखिएगा, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है या संकल्प पत्र है, जो भी आप उसको नाम दें, देखिए कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने सौर ऊर्जा पर ध्यान दिया। मतलब अन्य चीज़ों के अलावा ठीक है कि 70 साल से ऊपर के हर सीनियर सिटीजन को मुफ्त की चिकित्सा दी जाएगी, और ये बहुत ज़रूरी है। भले ही जो मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं या रिचर क्लास के लोग हैं, वो प्राइवेट वो वहन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सबके लिए जो है 70 साल से ऊपर जितने भी नागरिक हैं सबको जो है फ्री की चिकित्सा देने की बात करी है। और एक सोसाइटी में एक यही ऐसा समय होता है जब जो सीनियर सिटीजन होता है वो असहाय भी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे मैं देखता हूँ आयुष्मान भारत कार्ड, जिसमें 5 लाख तक का जो मुफ्त का बीमा जो है, फ्री का इलाज जो है, करोड़ों लोग इसको जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। आप सारे हॉस्पिटल्स में देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ ये फैसिलिटी है, सरकारी हॉस्पिटल्स में या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल्स में, सारे गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग आयुष्मान कार्ड लेकर के अपना इलाज कराते हैं। बाकी जो है महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप या करोड़पति बहनें, इस तरह के कई है, MSME को बढ़ावा देना, स्टार्टअप, और जो आपके आत्मनिर्भर भारत, ऐसी स्कीमें जिसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आज जो है कई स्टार्टअप हैं, कई चीज़ें हमारे यहाँ बन रही हैं। और अभी मैं देखता हूँ जो हमारे IIT वाले हैं वो भी नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं। क्यों? उनको एक वो मिल रहा है एक्सपोर्ट। किसका एक्सपोर्ट? हथियारों के, उसमें हम जो हथियारों के जो सौदागर हैं उसकी लिस्ट में हम शामिल हो रहे हैं। जो हम जिंदगी भर पूरे हमने इतने सालों तक केवल हथियार खरीदे, विदेशों से आयातित किए, और वो क्यों होता था? क्यों नहीं हमारे यहाँ होता था? क्योंकि उसमें दलाली बहुत बड़ी थी, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। जीप, नेहरू जी के टाइम के जीप कार से लेकर के सोनिया के टाइम तक, ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर तक, ये सब इसी उसके थे। इसलिए कभी इस देश में इस पर काम नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ कि जो सौर ऊर्जा वाला जो प्रोग्राम है, जिसमें सब्सिडी दी जा रही है, जो प्रपोज्ड है, अगर ये सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो उसमें क्या, एक तो आपका पर्यावरण ठीक हो जाएगा, दूसरा हमारा आत्मनिर्भरता जो विदेशों पर तेल की है वो कम हो जाएगी, और तीसरी बात ये है कि जिनके पास छतें बड़ी बड़ी हैं वो फ्री की बिजली लेंगे, साथ ही साथ उस बिजली को नेशनल ग्रिड में डाल करके उससे कमाई भी करेंगे। तो ये एक सोच है कि भारत को कैसे आगे बढ़ाना, क्योंकि मोदी जी ने वायदा किया है कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र होंगे, और ये तो टाइम कट जाता है। तो 20-25 साल में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये सब होने में जो है। तो आप एक उद्देश्य देखिएगा, एक का उद्देश्य साफ है कि इस देश को लूटना, उसके बाद हम भाग जाएंगे, और दूसरे का उद्देश्य है कि हम इस अपने देश को इस स्थिति पे ले आएंगे कि अगले 1000 सालों तक भारत का नाम बना रहे। तो इसीलिए आज जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ इसमें हस्तक्षेप कर रही हैं। उन्होंने अपने सारे एजेंट्स जो है इन्वॉल्व कर रखे हैं,
चाहे वो जिनपिंग के एजेंट हो या इनके एजेंट हो, सीआई के एजेंट जो किसी भी रूप में है, सोरेस के रूप में है, फोर्ड फाउंडेशन के रूप में है या इस रूप में है। तो ये अब ये इस उत्सव में सब लोग भाग लें। ये जो कल से शुरू होने वाला 1.5 महीने का उत्सव है, सब लोग भाग लें, इस देश की चिंता करें, इस देश को अग्रणी देश बनाएं। और अब तक की इतनी उपलब्धियां हैं, पता नहीं बीजेपी वाले गिनाते क्यों नहीं है। पास हो रहा, अभी वो आया था राठी, कह रहा क्या क्या हो जाएगा, भारत सुपर पावर बनेगा, कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ऐसे ऐसे। तो ये कौन है? यही सीआईए के एजेंट हैं, जो सिर्फ इसलिए आए हुए यहाँ पर, जो कहते हैं भारत जो है मोदी जी डिक्टेटर है, और यहाँ आकर के कोस रहा बैठ करके। जितने भी लोग कहते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, वो दिन रात कोसते रहते हैं। अब आप बताइए कि इससे अच्छा डिक्टेटर और क्या हो सकता है? आप मोदी मर जावा, शाह मर जावा, मोदी को गोली मारो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, और तब भी वो अगर डिक्टेटर कुछ नहीं कहता है, तो इससे बेहतर डिक्टेटर तो पूरी दुनिया चाहेगी। तो ये चीज़ें जो है, ये बड़ा चिंतन और मनन का है, और निश्चित रूप से सरकार तो आएगी, बशर्ते कि लोग बाग जो समर्थक हैं देश के, वो सुस्त न पड़ जाएं, वोट देने जरूर जाएं, और इनके उसका जो षड्यंत्र चल रहा है उसको ख़त्म करें। धन्यवाद। उम्मीद है आप, एक बार पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करिएगा।